धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो बड़ी घटनाएं हुई हैं दो राज्यों के अंदर। पहला राज्य है कर्नाटक, जहां पर एक कोबरा जवान को पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से मारा पीटा और उसको ले जाके हवालात में बंद कर दिया। दूसरी घटना हुई है बिहार में, और बिहार वाले जवान के साथ तो उस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया पुलिस के जरिए जब वो जवान अपने पिता को लेकर डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, जो दिल के मरीज है। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ भूपू मीडिया, जिसके दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार राजदीप सेना के जवानों के नाम पर अपनी टीआरपी बटोरते हैं, ना वो बोल रहे हैं, ना वो लंबी लंबी मूछें लेकर जो आते हैं डिबेट में शामिल होने के लिए, ना वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना सरकार की तरफ से कोई एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि आजकल नया इवेंट क्रिएट हो गया। आपको पता है, सेना के जवानों से फूल वर्षा कराई जा रही है कोरोना वॉरियर्स के लेकर, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को पीपी किट नहीं मिल पा रही है, ग्लव्स नहीं मिल पा रहा है, उनके परिवार जो कितने दहशत में जी रहे हैं उस पर कोई बात नहीं की जा रही है। क्योंकि नया इवेंट क्रिएट करिए, लोगों को रामायण देखने में लगा दीजिए और कोरोना से जो मर रहा है उसको मर जाने दीजिए। तो इस सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी या यूं कहें महासचिव मिस्टर रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मेरा सवाल आपसे है कि दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी होगी आपको, कर्नाटक और बिहार वाले की? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने किस तरीके से लिया है इस घटना को और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं अर्धसैनिक बल नक्सल बहुल क्षेत्रों में तो कोबरा ही लगा हुआ है, और देश की कानून व्यवस्था हुई आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में अर्धसैनिक बलों के जवान हर कस्बे शहरों में आम पब्लिक को मुफ्त राशन, मास्क, पीपीई किट बांटे देखा जा सकता है। महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपको बिग सैल्यूट कि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आम जनता और सरकार का संज्ञान में लाने की एक भरपूर कोशिश। दो घटनाएं, एक कर्नाटका में घटी जो कोबरा कांस्टेबल के साथ 23 अप्रैल को, जब वो अपने घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहा था, स्थानीय पुलिस आई और उसको जो है कहा कि भाई क्यों मास्क नहीं पहने, आप बताइएगा। घर के सामने कौन मास्क पहनता है? उसकी बीवी के सामने उसको बहुत बर्बरता से मारा और लास्ट में उसको बगैर कमांडेंट की इजाजत के हवालात में बंद कर दिया। 353 कौन कौन सी धाराएं लगा के और इमीडिएटली उसको जेल भेज दिया गया महोदय। और इतना पीटा गया कि तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप सहम जाएंगे कि ये रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या हो। दूसरी घटना महोदय हमारे रघुनाथपुरा जिला सिवान में घटित हुई, जब सीआईएसएफ का हवलदार मोहम्मद फरीद अपने बीमार पिता, जो डायबिटीज के मरीज हैं, जो कैंसर के पीड़ित हैं, 70 साल के बूढ़े बाप को दवाई दिलवाने मिर्जापुर गांव का वो रहने वाला नजदीक रघुनाथपुरा शहर में जा रहा था, जब रास्ते में बीएमपी के जवानों ने, जबकि उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया, बूढ़े बाप की हालत भी दिखाई और सर उसको बेरहमी से मारा और डीजी तक को गुहार लगाई गई। दूसरी चीज, ये जवान के साथ दो घटनाएं हुई सर। 10 मार्च को वो छुट्टी आया था, उसकी माँ बीमार थी, वो देहांत हो गया। उसके चलते, कोरोना के चलते आज वो अपने गांव में रुका और उसको बर्बरता से मारा सर। तो कौन, हमारा तो नाम ही मैं पहले बताया अर्धसैनिक, इनके बारे में कौन बात करे। एक बात और कहूंगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह लोधी कॉम्प्लेक्स में आए थे दिसंबर के लास्ट वीक में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बल के जवानों का एक नींव पत्थर रखा था नई बिल्डिंग का,
और उस टाइम पे उन्होंने नींव पत्थर रखते ये बात कही कि आप देश की सुरक्षा कीजिए, हम आपके परिवारों की और आपकी सुरक्षा सरकार करेगी। तो ये जो जुमलेबाजी कहूंगा मैं, ये खोखला नारा साबित हो गया। बताइए हमारी रक्षा कौन करे, पूरे देश को तो हम संभालेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें कर लेते हैं। आपने अपना दर्द बयान किया, मैंने पूरा मौका दिया कि आप अपनी बात रख सकें। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। आप ही के 40-44 जवान शहीद हुए तब नरेंद्र मोदी की 2019 में दोबारा सरकार बनी। उन्हीं की शहादत का पूरा तरीके से भावनात्मक रूप से वोट में बदलकर नरेंद्र मोदी ने दोबारा सत्ता हासिल की है, वरना उससे पहले के हमारे पास ओपिनियन पोल है, सरकार जा रही थी। आज तक उन्हें शहादत का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन मैं उस मुद्दे को छोड़ देता हूँ, मैं सीधे इसी मुद्दे पे रहता हूँ। कर्नाटक के बेलगावी में जो कुछ हुआ सुनील सावंत के साथ, उसमें आपने क्या देखा कि सरकार का क्या एक्शन हुआ उस पर अभी तक? सरकार का रिएक्शन ये हुआ कि जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के हजारों परिवारों को जगाया, एक मुहिम चलाई, चाहे वो फेसबुक है या ट्विटर के माध्यम से, उसका असर महोदय ये देखने को मिला कि 4 दिन के बाद, 23 तारीख की घटना के बाद 4 दिन बाद डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर महेश्वरी द्वारा कर्नाटक सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई इस विषय में आप जरूर गहराई से देखिए कि हमारे जवान के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आपके लिए मैं और बता दूं कि आज तक सिपाही के फेवर में कोई डीजी नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ जब कर्नाटक सरकार को एक स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखी गई और कर्नाटक सरकार को झुकना पड़ा और होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर को बयान देना पड़ा कि ये हम जो है जांच करवाएंगे, और उसके तुरंत फुरुत उसको जो है जवान को बेल दी गई। अभी जवान बेल में जब वो आया तो उसको देखा गया तो उसके पूरे बैक साइड के बुटक पूरे लील कर रखे हैं। सर वो फोटो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो दिखाइएगा जरूर। और हथकड़ी लगा के उसको सर कैदी की तरह जो है बहुत बेरहमी से मारा गया और 15-16 जवानों को मारा गया। अब सवाल एक है कि सिर्फ उसके एसएचओ को सस्पेंड किए हैं, बाकी हम चाहेंगे कि पूरा थाना सस्पेंड, और जिस एसपी ने झूठ बोला कोबरा के शान के खिलाफ, उसको भी सस्पेंड किया जाए। चलिए, मैं आऊंगा, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, आपकी आवाज में वो दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अब आना चाहता हूं आप पर। आप इस मामले में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन है। महोदय, देश को 37 साल देने के बाद हमने पिछले 5-7 सालों से, आपको मालूम है कि जंतर मंतर हो, राजघाट हो या संसद मार्ग हो या अन्य हिस्से हो देश के, हमने डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ आवाज उठाई। अब जहां तक सेवारत सिपाहियों की आप बात कर रहे हैं तो मेरा एक ये फर्ज बनता है कि जहां इस तरह की घटनाएं हमारे जवानों के बीच में होती हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन सिपाहियों के साथ में जरूर खड़े हों, और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला जब डीजी साहब के द्वारा। लेकिन सीआईएसएफ के जो हवलदार रफीक है उसके बारे में ना तो डिपार्टमेंट डीजी साहब के आगे, नहीं, सीआईएसएफ के जवान का नाम मैं आपको बता देता हूं, उनका नाम है मोहम्मद फरीद और वो सीवान के रघुनाथपुर के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हाँ, फरीद के बारे में जहां डिपार्टमेंट सीआईएसएफ के डीजी साहब को एक्शन लेना चाहिए था, उनके द्वारा नहीं लिया गया, जो कि बहुत चिंता का विषय है। मुझे तो लगता है कि इस मामले में उनको पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये घटना बहुत पहले की घटी, यानी कि 19 तारीख की घटी है, 19 अप्रैल। ठीक है, मेरा यही सवाल पैदा होता है, तो क्या सीआरपीएफ और सीआईएसएफ
इन दोनों के जो डीजी है उनकी कार्यशैली, कार्य प्रणाली अलग अलग है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल काम करने का तरीका और ह्यूमैनिटी, एक मानवता के नाते, और एक अपना सिपाही जो अपने ही फोर्स का अंग है, उसके फेवर में आने की बात है ना। अब सारे तो डॉक्टर महेश्वरी नहीं हो सकते कि उनको भी सीआईएसएफ का चार्ज दिलवा दो तो वो चिट्ठी लिखे। या मैं कुछ और अगर सवाल उठाऊं तो उसका जवाब देंगे आप? कर्नाटक वाले का नाम सुनील सावंत है और बिहार वाले का नाम मोहम्मद फरीद है। तो सुनील सावंत वाले मामले में कार्रवाई करने के लिए सीआरपीएफ आ गया, लेकिन मोहम्मद फरीद के मामले में सीआईएसएफ कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि उसका नाम मोहम्मद फरीद है। मैं आपको एक और जानकारी दूंगा जी। ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, ऑफिसर्स, हमारा जो है ना रंग बिरंगा माहौल रहता है। ये कोई सेना की तरह नहीं है कि जाट रेजिमेंट हो गई, मराठा रेजिमेंट हो गई, या कोई और रेजिमेंट हो गई। हमारे यहाँ तो सर्वधर्म प्रार्थना गृह होता है, उसी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एक छोटे से टेंट में सारे हम बैठ के और साथ साथ लड़ाई लड़ते हैं। और हम मल्टी कलर फोर्स हैं, ये देश में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए तो हमारा तो रंग रूप सब एक जैसा है। और ये तभी तो सांप्रदायिक माहौल और को ठीक ठाक और सौहार्दपूर्ण बनाने में जब भी आप देखते हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग होती है, हो सकता है उस डीजी की सोच में कुछ फर्क हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जवानों के बीच में हम बहुत मोहब्बत और प्यार से रहते हैं साहब। अब वो डीजी साहब, मैं नहीं कह पाऊंगा इस मामले में, लेकिन जवानों की मैं बात करता हूं। 11 लाख जो हमारे जवान हैं, कभी भी हमारे में आपस में कोई क्लैश ही नहीं हुआ। देखिए ना, बीएसएफ का एक जवान दंगाग्रस्त क्षेत्र में दिल्ली में जिसका मकान जलाया गया, और वही हमारा डीजी, वो भी तो आप सोच सकते हैं कि वो मदद में आया और उसने जवान की बहुत बड़ी मदद की। एक ये बहुत बड़ा उदाहरण आपको, आपकी बात का शायद जवाब ये। चलिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मोहम्मद अनीस दिल्ली दंगे में जिसका घर जला दिया गया, बीएसएफ वहां पे आ गई और 10 लाख से ज्यादा से उसकी मदद करके उसके घर को दोबारा बनवाया गया। लेकिन मैं अब आना चाहता हूं मीडिया पे। इस पूरे मामले में ये जो दोनों घटनाएं हैं, जो रात दिन मीडिया गला फाड़ फाड़ के सेना के सम्मान की बात करता है, कहां देखा आपने उसको, इसमें कहां खड़ा पाया? ये जो भांड मीडिया है, इसको मैं शुद्ध भाषा में कहूं, एक अर्धसैनिक होने के नाते मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं, अर्धसैनिक हूं। मन की बात कहूंगा कि ये कहीं नजर नहीं आया। ये तो कोरोना जैसी महामारी कोई रंग उसकी जात ढूंढने में लगा कि ये है कौन सी जात का। कोरोना की जात ढूंढने में ये लोग लगे हुए हैं। ये कहीं नहीं आए, ये सिर्फ आते हैं 26 जनवरी या बाघा बॉर्डर पे जाके रिले करते हैं, देखिए साहब हमारे सेना के जवान, हमारे सेना के जवान। कोई मीडिया, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, कोई नहीं आया सामने। बहुत बड़े दुख भरी बात। रोजाना आते हैं कश्मीर में, तो रोजाना आते हैं ना, रोजाना सेना की खबर दिखाते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर में सेना की खबर दिखाएंगे ना ताकि टीआरपी बढ़ाने के लिए। कश्मीर में उनको क्या पता क्या दिन रात सीआरपीएफ के जवान जो है मददगार साबित हो रहे हैं कोरोना में। आम पब्लिक की रोज राशन बांट रहे हैं, आप देख रहे हैं, बराबर मदद कर रहे हैं साहब। कोई गर्भवती महिला को उठा के जा रहा है, कोई कुछ। लेकिन जो हमारे साथ जवानों के साथ ये जाती हुई, इसके उस फेवर में कोई मीडिया नहीं आया। मैं आपकी आवाज में जो दर्द है मैं महसूस कर सकता हूं और अपने दर्शकों से भी मैं कहूंगा, देखिए जो नौटंकी होती है ना, उससे थोड़ा परे जाके चीजों को देखने की जरूरत है। ये लोग पिछले इतने सालों से जंतर मंतर पर बैठे अपनी मांग कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की। आज तक इनसे बात तक नहीं की जाती है, देने की बात तो है दूर। लेकिन मैं मीडिया पे जाना चाहता हूँ। रणवीर सिंह जी, ये बताइए, अगर ये दोनों घटनाएं किसी कांग्रेस शासित राज्य में हो जाती या किसी विपक्ष शासित राज्य में हो जाती जहां पे भाजपा की सरकारें ना होती, क्योंकि बिहार और कर्नाटक दोनों जगह भाजपा की सरकारें, तब मीडिया क्या करता? तब मीडिया उसको जो है ऐसा रंग दे देता
कि हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि उसको आज तक वो जो वही राग अलापते रहते कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बात में दम तो है कि भाई आप जो है जवानों की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर दिवाली मनाते हैं बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ, लेकिन इस मामले में कौन मदद करे उन जवानों की? एक गंभीर सवाल। कोरोना वॉरियर्स पर जो फूल वर्षा की गई है उसे आप कैसे देखते हैं? वो तो आपका बड़ा सम्मान किया है सरकार ने। हाँ, तो ऐसे मौके होते हैं कई बार जो है ना, अब ये बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ठीक है, लेकिन जो हमारे जवान जिस हालत में है आज, आपको मालूम है कोरोना के चलते हमारे सीआरपीएफ कई कंपनी दिल्ली में क्वारंटाइन की नौबत आ गई। कोई पता अपने है। घर से थोड़ी लाए हैं हम, हमारा तो सारा ही तो हम शहर में कानून व्यवस्था को हम ही तो संभाल रहे हैं। दिल्ली दंगों में अगर सीआरपी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान ना आते तो साहब खाली ये तो कदम ताली करते रहते, बोला परेड करते रहते, परेड से नहीं होता, डंडा चलता, तो हम लोग ये नहीं देखते कि ये कौन धर्म का है, सीआरपी तो जी। मैं अब एक सवाल समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, स्वर्गवास हुआ है एक्टर इरफान खान का। उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक भूमिका निभाई पान सिंह तोमर की, पता होगा आपको। बिल्कुल हमने देखी है साहब, पान सिंह तोमर। उसमें उसमें जो दिखाया गया कि पुलिस वाला किस तरीके से इरफान खान के साथ बदतमीजी करता है, जब वो अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की खबर लेके जाते हैं थाने में, उसके बाद चौकी में। तो ये पुलिस वाले हमेशा मिलिट्री वालों के साथ, पैरामिलिट्री वालों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हैं? सर ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तभी तो पान सिंह तोमर पैदा हुआ, जब उसके साथ वो थाने में गया और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ तो उसने फिर वो डाकू पान सिंह तोमर बन गया। तो ये जो ये परिस्थितियां और हालात, अब इनको कोई क्लास लगाए कि भाई तुम वर्दीधारी के साथ अगर ये करते हैं तो आम पब्लिक के साथ क्या हालत होगी, ये है गंभीर सवाल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। लेकिन आखिरी में जो लाइन आपने कही कि जब आप वर्दी वालों के साथ इतनी गुंडई से पेश आ रही है पुलिस, तो आम शहरी जो है उसकी तस्वीरें तो सारी दुनिया में आ रही है। अब मीडिया आपका भोपू बन चुका है, वो दिखाएगा नहीं क्योंकि उसे अपनी दलाली चाटुकारी करनी है। अर्णब गोस्वामी की तरह 1 साल पहले इंग्लिश का चैनल शुरू करो, 1 साल बाद हिंदी का चैनल शुरू करो, कोई पूछे तो सही भैया लाया कहां से इतने पैसे? एक चैनल शुरू करने के लिए 200-400 करोड़ रुपया चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवस्थित मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत।